अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं नया पाकिस्तान और मैं हूं शहजाद इकबाल। वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कल मुल्क में नए इंतजामी यूनिट्स के क्याम की जरूरत पर जोर देते हुए जो बयानात दिए थे, उसने पाकिस्तानी सियासत में एक बार फिर यह बहस छेड़ दी है कि क्या रियासत ने अब वाकई संजीदगी से मुल्क में नए सूबे बनाने का फैसला कर लिया है या एक बार फिर शोशा छोड़ा जा रहा है जो माजी की तरह इस बार भी किसी अमली नतीजे तक पहुंचे बगैर खत्म हो जाएगा। और अगर रियासत इस बारे में संजीदा है तो इंतजामी यूनिट्स बनाने का आगाज किस सूबे से होगा और क्या रियासत सूबाई हुकूमतों और सियासी जमातों को इस पर कायल करने में कामयाब हो सकेगी। जबकि अहम बात यह है कि आज DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने भी गुड गवर्नेंस और नए इंतजामी यूनिट्स को लेकर अहम बयान दे दिया है। वैसे तो DGISPR की आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस का मौजू बुनियादी तौर पर बलूचिस्तान में सिक्योरिटी की सूरत हाल था, मगर इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनसे आज़ाद कश्मीर की सूरत हाल, पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान दिफाई मुआहदे और शोधा से मुतल्लिक मौलाना फजल रहमान के बयान पर भी सवालात हुए। और ख़ास तौर पर आज जब DGISPR से मोहसिन नकवी के नए इंतजामी यूनिट्स बनाने से मुतल्लिक बयान पर सवाल हुआ तो लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने कहा कि मोहसिन नकवी ने जो कहा वो उनकी ज़ाती राय है, वो इस पर कॉमेंट नहीं करेंगे, मगर हमें अब गुड गवर्नेंस के लिए कुछ तो करना होगा। 1972 में पाकिस्तान की आबादी 7-8 करोड़ थी जो आज 25 करोड़ हो चुकी है। DGISPR ने कहा कि आबादी माजी की निस्बत 4 गुना बढ़ गई है, मगर सूबे वही 4 हैं, तो हमें सोचना पड़ेगा। अगर गुड गवर्नेंस के लिए इंतजामी निज़ाम को पड़े तो करें, अच्छी हुक्मरानी के बगैर मसाइल हल नहीं हो सके। वज़ीर दाखिला साहब की स्टेटमेंट है, बिल्कुल उनका ये पर्सनल ओपिनियन है एंड वी डोंट कमेंट ऑन दिस थिंग्स। हाउएवर एक चीज़ जो कि इस पे वी वुड लाइक टू से दैट वी हैव बीन सेइंग अर्लियर आल्सो एज ए प्राइमरी स्टेक होल्डर इन दिस सिक्योरिटी कि गुड गवर्नेंस इज की टू सिक्योरिटी एंड स्टेबिलिटी ऑफ पाकिस्तान। उसके बगैर आपकी मामलात जो हैं वो हल नहीं हो सकते। नो, हाउ टू गेट दैट गुड गवर्नेंस, दैट इज फॉर द पॉलिटिशियंस एंड द पॉलिटिकल पार्टीज टू डिसाइड। इफ यू आस्क अस, यस, देयर हैज टू बी सीरियस डिस्कशन, बिकॉज ये सारे मसले हल नहीं हो रहे हैं। तो दैट मीन्स कि गुड गवर्नेंस के लिए कुछ करना पड़ेगा। अगर गुड गवर्नेंस का मतलब यह है कि 1972 में, आई थिंक 1972 का सेंसस था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, कुछ 6.5 या 7 करोड़ मैक्सिमम आबादी थी पाकिस्तान की। उस वक्त 4 सूबे थे, आज हम 25 के ऊपर हैं। तो अगर अब आपकी आबादी 3 से 4 गुना बढ़ गई और वही 4 सूबे हैं, तो वी हैव टू सी इज इट सर्विंग गुड गवर्नेंस, एंड इफ दैट गुड गवर्नेंस रिक्वायर्स एन एडमिनिस्ट्रेटिव रीसेट, देन लेट दैट बी हैपन। DGISPR कह रहे थे कि पाकिस्तान की सिक्योरिटी के लिए गुड गवर्नेंस इंतहाई अहम है। अहम बात यह कि मोहसिन नकवी ने कल पाकिस्तान की पहली इकोनॉमिक समिट की तकरीब से खिताब में कहा था कि हम जिस सिस्टम में रह रहे हैं वो तबाह हो चुका है। नए इंतजामी यूनिट या सूबे बनाने के लिए हुकूमत, ऑपोजिशन और तमाम सियासतदानों को बैठना पड़ेगा। मोहसिन नकवी ने यह भी कहा कि एक शख्स पाकिस्तान के लिए अपॉर्चुनिटीज प्लेट में रख के ला रहा है। वो शख्स कोई रेड लाइन भी क्रॉस नहीं करना चाहता। वो शख्स चाहता है कि इसी सिस्टम में रहते हुए मसाइल हल किए जाए। आप 10 साल बाद भी यहीं बैठे होंगे और इसी कर रहे होंगे और इसी तरह अपने मसले बयान कर रहे होंगे। इसने ऐसे का ऐसा रहना है, क्योंकि ये सिस्टम जिसके अंदर हम रह रहे हैं ये कोलैप्स कर चुका है। आप माने ना माने, आपको एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स, सूबे, उसको जो मर्जी नाम दे दें, उसको लेके जाना पड़ेगा अवाम की सतह पर। आप 14-14, 16-16 घंटा काम करने वाला वजीर आजम जो मर्जी कर लें, जब तक इस सिस्टम को रीसेट नहीं करेंगे आप, उसके लिए जैसे भून साहब ने बात की कि तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को एक कमरे में बैठना पड़ेगा, चाहे वो एक दिन बैठें, चाहे वो 1 महीना बैठें, चाहे वो उसको 1 साल बैठें। उनको इन नए यूनिट सूबों से लेके अपने मुल्क का एक इशू बैठ के सेटल करना पड़ेगा। जब तक ये लोग नहीं करेंगे, जब तक ये इकट्ठे नहीं बैठेंगे और इस चीज को तब्दील नहीं करेंगे, ये मुल्क इसी हालत में रहेगा। अल्लाह ताला ने आपको एक ब्लेसिंग दी है, एक बंदा आपके लिए इतनी बड़ी बड़ी अपॉर्चुनिटीज लेके आ रहा है, उस लाके इस प्लेट में रख दिए। और सबसे बड़ा क्रेडिट उस शख्स को जाता है कि वो कोई रेड लाइन है जो क्रॉस नहीं करना चाहता। वो कहता है कि नहीं, इसी सिस्टम में हो और ठीक हो। अब ये हम सबका फर्ज है कि हम मिलकर, सियासतदान मिलकर, लॉयर्स मिलकर इस चीज को रीसेट करें। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी नए सूबों या इंतजामी यूनिट्स के क्याम को नागुज़ीर करार दे रहे हैं और मुल्क के मौजूदा निज़ाम के बारे में दावा कर रहे थे कि यह निज़ाम गिर चुका है, अब इस निज़ाम में रहते हुए कुछ नहीं हो सकता, इसे बदलना पड़ेगा। और अहम बात यह है कि मुतालबा
वो शख्स कर रहे हैं जो इस निज़ाम की सबसे अहम शख्सियतों में से एक है। इसलिए सवाल यह है कि मोहसिन नकवी ने इस वक्त ये बात क्यों की? क्या वाकई मुल्क का जो मौजूदा सिस्टम है वो नाकाम हो चुका है, या वो हुकूमत की नाकामी का मलबा सिस्टम की नाकामी पर डाल रहे हैं? मोहसिन नकवी ये भी कह रहे हैं कि एक शख्स ने सब कुछ प्लेट में रखकर दे दिया है, वो कोई रेड लाइन क्रॉस नहीं करना चाहता और इसी निज़ाम में रहते हुए मसाइल को हल करने की बात करते हैं, जिससे ये वाज़ेह है कि मोहसिन नकवी ने जो बात की है उसमें मुकम्मल निज़ाम की तब्दीली नहीं, बल्कि सिर्फ सूबों के इख्तियारात से मुतल्लिक बात है कि कैसे मजीद सूबे अवामी मसाइल को बेहतर कर सकते हैं। वैसे भी अगर बात पूरे निज़ाम की तब्दीली की होती तो ना वो इस निज़ाम में होते और ना ही ये हुकूमत आज इस शक्ल में हमारे सामने होती। अहम बात यह भी है कि नून लीग की वफाकी हुकूमत मुल्क में मुआशी बदहाली या तरक्की ना होने की हर बार मुख्तलिफ वजूहात बताती रही है। पहले कहा गया कि अगर मुल्क में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत रहती तो मुल्क डिफॉल्ट हो जाता। फिर कहा गया कि अगर इमरान खान जेल से बाहर आ गया तो मुल्क में ना इस्तेकाम आएगा और ना मुल्क तरक्की कर सकेगा। फिर अदलिया को मुल्क की तरक्की की राह में रुकावट करार दिया गया और इसीलिए 26वीं और 27वीं आईनी तरमीम मंजूर करवाई गई। और अब ये याद आ रहा है कि मुल्क का तो पूरा सिस्टम ही बैठ चुका है और इस सिस्टम में रहते हुए कुछ नहीं हो सकता। बहरहाल अब वजीर दाखिला मोहसिन नकवी के जिस बयान से बहस का आगाज हो चुका है, नून लीग के दो अहम वुज़रा वफाकी वजीर ख्वाजा आसिफ और वजीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी ने भी इसकी हिमायत कर दी है। वजीर दफा ख्वाजा आसिफ ने कल एक इंटरव्यू में कहा कि मोहसिन नकवी ने जो बातें की हैं उन पर अमल जरूरी है। नए सूबों का क़याम लसानी बुनियादों पर नहीं, इंतजामी बुनियादों पर होना चाहिए और ये सारी एक्सरसाइज 4 से 5 माह में मुकम्मल हो जानी चाहिए। ये सूबे जो हैं ये एथनिक बेस पे नहीं होने चाहिए या सुबाइयत के नाम पे नहीं होने चाहिए। मसलन पंजाब जो है वो का जो सूबा बनता है, कोई सराइकी बनता है तो उसमें ये नहीं होना चाहिए कि सराइकी सिर्फ हो। नॉर्थ में बनता है तो उसमें पोठवारी। नो, इट हैज टू बी प्योरली एन एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट। नेशनल डिबेट होनी चाहिए कि किस बेसिस पे होने चाहिए। ये एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स होनी चाहिए जिसमें लोगों को सर्व किया जा सके। हमें ऐसा निज़ाम उसमें डिवाइस करना चाहिए जो आज की ज़रूरतों के मुताबिक या अगले 50 साल की ज़रूरतों के मुताबिक जो है चल सके। हम पुराना मॉडल जो है मैं समझता हूँ मतरूक हो चुका हुआ है और लोगों को वो उस तरह डिलीवर नहीं कर रहा जिस तरह डिलीवर करना चाहिए। मेरे ख्याल में ये हो जाएगा। ये मुमकिनात में ये चीज़ें हाइब्रिड सिस्टम के ज़रिए आएंगी। ये PMLN या मैं या शहबाज शरीफ या कोई बंदा इसको अकेला सॉल्व नहीं करेगा। ये एक्सरसाइज इमीडिएटली शुरू हो जानी चाहिए और ये 4-5 महीने के अंदर ये एक्सरसाइज जो है ना ये खत्म हो जानी चाहिए। वजीर मुमलिकत तलाल चौधरी ने भी मोहसिन नकवी की तजवीज़ की हिमायत की, मगर साथ ही ये भी कह दिया कि अगर नए सूबे कायम कर रहे हैं तो इसकी शुरुआत उन सूबों से की जाए जहां परफॉर्मेंस सिफर है। चारों सूबों में से परफॉर्म सिर्फ पंजाब कर रहा है। अमेंडमेंट के बाद बहुत कुछ जो सोचा गया था इसको करते हुए उसके बाद उस तरह के नताइज नहीं आए। सूबे जो हैं वो 18th अमेंडमेंट के बाद उस तरह नहीं परफॉर्म कर सके। पंजाब के अलावा बाकी सूबों ने यकीनी तौर पर मायूस किया है। उसके बाद सूबों को वसाइल का जो भरपूर हिस्सा है वो उनको मिलता है और उस भरपूर वसाइल के हिस्सा मिलने के बाद एक सूबे ने करके दिखाया, बाकी नहीं कर पाए। तो इसके लिए एडमिनिस्ट्रेटिव कोई हमें चेंजेस करनी है वो हमें करनी चाहिए। सवाल ये है कि एडमिनिस्ट्रेटिवली जहां बेहतर एडमिनिस्ट्रेशन नहीं है, जहां पर सही तौर पर कंट्रोल नहीं, क्या वहां पहले बनने चाहिए? जो सूबा सबसे अच्छा चल रहा है उसको तकसीम करना पहले जरूरी है। तो यकीनन शुरू वहां से किया जाएगा जहां सबसे ज्यादा जरूरत है। तलाल चौधरी नए सूबों का क़याम पंजाब के सिवा दूसरे सूबों से शुरू करने की बात कर रहे हैं, जबकि दूसरी तरफ पीपल्स पार्टी ने आज हुकूमती वज़रा के इन बयानात के बाद उल्टा ये मुतालबा कर दिया है कि अगर नए सूबों का क़याम ज़रूरी है तो इसका आगाज़ पंजाब से किया जाए। सेक्रेटरी जनरल पीपल्स पार्टी नैयर बुखारी ने अपने बयान में कहा कि अगर मुल्क में मुआशी बेहतरी नहीं हुई तो नालायकी वफाकी हुकूमत की है। ख्वाजा आसिफ और मोहसिन नकवी ने निज़ाम ना चलने की बात कभी पार्लियामान में क्यों नहीं की? अगर नए सूबे बनाने हैं तो ख्वाजा आसिफ अपने सूबे पंजाब से इसका आगाज़ कर लें। सूबा जनूबी पंजाब की पंजाब असम्बली में करारदाद पहले से मौजूद है। यानी नए सूबों के क़याम की तजवीज़ पर एक बार फिर दो हुकूमती इत्तेहादी जमातें आमने सामने हैं और बयानबाजी कर रहे हैं। और देखना होगा कि रियासत अगर इस बारे में संजीदा है तो मौजूदा हुकूमती सेटअप को दो बड़ी जमातों को कैसे इस पर कायल किया जाएगा। नए सूबों के क़याम के मामले के अलावा DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने आज आज़ाद कश्मीर में अमन व अमान की सूरत-ए-हाल पर भी पहली बार मौक़िफ़ दिया। DGISPR ने कहा कि कश्मीर पाकिस्तान का सबसे लाडला बच्चा है, मगर आज़ाद कश्मीर में हुकूक के लिबादे में वादात डाली गई।
कश्मीर हमारा अटूट अंग है और अटूट अंग था और रहेगा। तो उसके एलिमेंट्स उनको पहले से वो JKLF की शक्ल में मौजूद हैं। अब उन्होंने वो कहानी शुरू की, लेकिन इस बार वारदात जो सी है थोड़ी सी बारीक है। बारीक ये है कि उसके पीछे रखा एक हकूक का लबादा कि हमें ये हक चाहिए, हक चाहिए, हक चाहिए, हक चाहिए। लेट मी नॉट गो इनटू द डिटेल्स। अगर पाकिस्तान का सबसे लाडला जो बच्चा है ना, वो कश्मीर है। अगर वसाइल पे बात की जाए, इफ यू आर फ्रॉम कश्मीर, अगर आप इसको जुटला सकते हैं तो आप खुद बता देंगे नहीं सर इसको ज्यादा मिलता है, हमें कम मिलता है। यू कांट डू दैट। रियासत को उससे भी अंदाजा था कि इनके पीछे जो सा ना ये चीज़ है, उनका कि ये खुद एक्सपोज होंगे अपने आप को। द एक्चुअल एजेंडा स्टार्टेड फ्रॉम कि जी वो जो वहाँ से कश्मीरी आए हैं उनकी नुमाइंदगी नहीं होनी चाहिए। और इसलिए नहीं होनी चाहिए कि नहीं कि इसलिए नहीं कि आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर की असेंबली ने कहा है, इसलिए कि हमने कहा है। तो रियासत ने उससे भी कितनी फराखदिली का मुजाहरा किया। तो आप इलेक्शन में आए, आप MLA बने, आप इसके अंदर मेजॉरिटी बने, आप आईनी और कानूनी तरीके से जो करना चाहते हैं करें। अगर नहीं, आइन कानून साइड पे, डंडे के जोर पे करेंगे। तो मोनोपोली ऑफ वायलेंस तो सिर्फ स्टेट के पास होती है मेरे भाई। अगर मोनोपोली ऑफ वायलेंस और मॉब को दे दें, देन एवरीवन कैन कम विद हिज ओन डिमांड्स एंड हिज ओन आइडियाज। पाकिस्तान और कश्मीर एक दूसरे के अटूट अंग है। कश्मीर पाकिस्तान की शरक था, है और रहेगा। इसके अलावा DGI इस्पिया ने बलूचिस्तान में अमन अमान की सूरत-ए-हाल से मुतल्लिक कहा कि जानबूझकर बलूचिस्तान में हालात खराब होने का तासुब बनाया जाता है ताकि रियासत को मजबूर किया जा सके कि वो अपीजमेंट की पॉलिसीज अपनाए और फिर दहशतगर्दों से बात करें। मगर अब दहशतगर्दों से कोई बात नहीं होगी, या तो वो सरेंडर करेंगे या हम दहशतगर्दों को खत्म करेंगे। DGI इस्पिया ने आज मुल्क में दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाइयों और दहशतगर्द हमलों की तफसीलात बताते हुए कहा है कि मुल्क में मजमूई तौर पर 40,348 ऑपरेशन किए गए। इस साल अब तक 819 अफराद दहशतगर्दी की कार्रवाइयों में शहीद हो चुके हैं, जबकि 2084 मुसद्दका दहशतगर्द मारे गए हैं। हम इस पूरी सूरत हाल पे दोनों जमातों का मौक़िफ़ लेंगे, पीपल्स पार्टी का भी मौक़िफ़ लेंगे, लेकिन सबसे पहले हम बात करते हैं नून लीग से, जिसके लिए हमारे साथ मौजूद हैं बैरिस्टर मलिक, PMLN के रहनुमा। बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। कल आपके कुलीग और इस गवर्नमेंट में एक अहम मिनिस्टर मोहसिन नकवी साहब ने जो तकरीर की इकनॉमिक समिट में, उसमें उन्होंने कहा कि ये सिस्टम फेल हो चुका है और इस सिस्टम को रीसेट करने की ज़रूरत है। तो एक बात तो जो उन्होंने की वो बड़ा वाज़ेह है कि शायद इस वक्त जो मसाइल हैं वो हल नहीं हो रहे हैं, और वो कह रहे हैं 10 साल तक भी आप इस सिस्टम के तहत मसाइल हल नहीं कर सकेंगे। क्या ये हुकूमत का फेलियर है जो वो सिस्टम पे डाल रहे हैं, या वाकई सिस्टम का फेलियर है कि आप उस तरीके से डिलीवर नहीं कर पा रहे और आइंदा भी नहीं कर पाएंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शहजाद साहब बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, मैं ये समझता हूँ कि सिस्टम का फेलियर नहीं है, और सिस्टम फेल नहीं हुआ या कोलैप्स नहीं हुआ जिस तरह उन्होंने कहा कि सिस्टम कोलैप्स कर गया। हाँ, उसमें गवर्नेंस की शॉर्ट कमिंग्स हैं जो कि बिल्कुल आज से नहीं बहुत टाइम से हैं, और विद दी पैसेज ऑफ टाइम जो जिद्दत आनी चाहिए सियासी पार्टीज़ के अंदर, पार्टीज़ की पॉलिसीज़ के अंदर, या इवन गवर्नेंस स्ट्रक्चर्स के अंदर, वो इनकलकेट नहीं हुई सिस्टम्स के अंदर, और वो इनकॉर्पोरेट करना इंतहाई ज़रूरी है। जो बात जिस तरफ तवज्जो मोहसिन नकवी साहब ने दिलवाई वो बिल्कुल दुरुस्त बात की कि गवर्नमेंट जो है वो मेहनत कर रही है, वज़ीर आज़म मेहनत कर रहा है, काबीना के लोग मेहनत कर रहे हैं, रिफॉर्म्स पे काम हो रहा है, बट द सिस्टम इन इट्स करंट स्टेट वो अगर इसी तरह चलेगा तो फिर उसमें अगर रिफॉर्म्स नहीं होंगे, उसमें बेहतरी नहीं आएगी, तो बिल्कुल गवर्नेंस के इशूज़ रहेंगे, और वो एड्रेस किए बगैर आप आगे नहीं बढ़ सकते, पाकिस्तान को उस मुकाम पे नहीं पहुंचा सकते जो उसकी राइटफुल प्लेस है। तो जब आप कहते हैं कि मैं उनकी इस बात से इत्तेफाक नहीं करता कि सिस्टम फेल हो चुका है, तो क्या एग्जैक्टली आपका और उनके नुक्ता नज़र में क्या फ़र्क है? फ़र्क इतना नहीं है और उसके करीब करीब है। उसकी बेसिकली जो एक रीसेट की बात की गई है या रिफॉर्म्स की बात की गई है गवर्नेंस के अंदर, वो बिल्कुल होने चाहिए। देखें, हम बसीयत सियासतदान बहुत आसान है हमें इल्ज़ाम आयद करना या हमारे पे इल्ज़ाम तराशी करना, बिकॉज वी ईजी स्केप कोट्स। अब इशू ये है कि सियासतदान पॉलिसी बनाता है, सियासतदान आपको पॉलिसी बना के देगा, सियासतदान आपकी लेजिस्लेशन पे काम करेगा, लेकिन उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए जो सिस्टम ही के अंदर चीज़ है वो ब्यूरोक्रेसी है। ब्यूरोक्रेसी के अंदर भी आपको रिफॉर्म्स की ज़रूरत है, और सूबों की अगर बात करें तो बिल्कुल एक आबादी का तनासब बड़ा है और उसमें एड्रेस होना चाहिए ताकि आप सर्विस डिलीवरी को इफेक्टिवली इंश्योर करें और बेहतर करें। इसी तरह जो गवर्नेंस के इश्यूज़ हैं, गवर्नेंस की शॉर्ट कमिंग्स हैं, उनको एड्रेस करने के लिए एक इफेक्टिव गवर्नेंस स्ट्रक्चर्स दें। आप एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स के कह लें, उनको सूबे कह लें, या जो भी कहें, जो कि लसानियत की बुनियाद पर नहीं होने चाहिए, वो जनरली जो है एक इफेक्टिव गवर्नेंस स्ट्रक्चर और इफेक्टिव गवर्नेंस सिस्टम जो है उसको देने की जरूरत है। नून लीग की कोई 5वीं हुकूमत है वफाक में मेरे ख्याल से, और इसके अलावा आपके कई जो सियासतदान है 30-40 साल का तजुर्बा है, बार बार मिनिस्टर बनते रहे, पार्लियामेंट में आते रहे, उनको आज तक ये समझ नहीं आया कि सिस्टम में
मसला है गवर्नेंस को तब्दील करने की जरूरत है कि एक आउटसाइडर जो अब इनसाइडर बना है, वो कह रहे हैं 4 साल हुए मुझे ये पॉलिटिकल स्फीयर में आए हुए, तो उनको ये आके बताना पड़ रहा है सबको कि देखिए ये सिस्टम जो है नकारा है, अगले 10 साल भी वही मसाइल रहेंगे अगर सिस्टम को तब्दील नहीं किया गया। तो आप लोगों को वजीर आजम को नवाज शरीफ नजर नहीं आ रहा कि सिस्टम नहीं, बिल्कुल नजर आ रहा है। और कभी बात ही नहीं करते इस पे, व्हाई मोहसिन नकवी हैज टू स्टार्ट दिस डिबेट। सिविल सर्विस रिफॉर्म्स के ऊपर बात हुई और कई दफा बात हुई और इसके ऊपर काम भी हुआ। नहीं, मैं ब्यूरोक्रेसी की बात नहीं कर रहा, मैं इस पूरे सिस्टम गवर्नेंस सिस्टम की बात कर रहा हूं जिसमें मजीद एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स की बात हो रही है, सूबों की बात हो रही है। क्यों नहीं ये इनिशिएट की कभी डिबेट? देखिए, मैं समझता हूं कि इस सारी बहस में पॉलिटिकल पार्टीज़ को ऑन बोर्ड होना ज़रूरी है और उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि ताकत का सरचश्मा आवाम है और आवाम की आरा आना इसमें ज़रूरी है। जब तक आप पब्लिक जो है डिस्कोर्स नहीं होगा, इसके ऊपर पब्लिक डायलॉग नहीं होगा, नेशनल डायलॉग नहीं होगा और आवाम की आरा नहीं आएगी, तो मैं समझता हूँ वो ज़्यादा ज़रूरी है सियासी जमातों की भी आरा से पहले। और ये चीज़ देखने की ज़रूरत है कि सियासी जमातों को मिल के इसके ऊपर डिस्कशन करनी चाहिए, बिकॉज दिस इज़ अ नेशनल इशू। ये कोई किसी सूबे का, किसी सियासी जमात का इशू नहीं है, ये नेशनली हमें बीइंग अ पाकिस्तानी हमें इसको डिस्कस करने की ज़रूरत है। इसके ऊपर एक इफेक्टिव पॉलिसी और एक्शनेबल पॉइंट्स बनाने की जरूरत है, जिसमें हम काम कर सकते हैं। सियासी जमातों, सियासतदानों पे एक तरीके से क्रिटिसिज्म भी किया है ना, अपनी तकरीर में तो उन्होंने नाम नहीं लिया, लेकिन उन्होंने कहा एक शख्स आपको प्लेट में रख के सब चीजें दे रहा है, आगे काम है सियासतदानों का कि वो मिल बैठ के कोई सोल्यूशन निकालें इसका। बाद में जब सहाफियों से गुफ्तगू की तो उन्होंने बाकायदा कहा कि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर सब कुछ कर रहे हैं जो कर सकते हैं, लेकिन अब हमें डिलीवर करने की जरूरत है, सियासतदानों को डिलीवर करने की जरूरत है। तो कहीं ना कहीं सियासी जमातें या पॉलिटिकल पार्टीज डिलीवर नहीं कर रही ना उनके मुताबिक। एब्सोल्युटली, इस हद तक तो मैं बिल्कुल इत्तेफाक करता हूँ कि बिल्कुल फील्ड मार्शल जो हैं वो बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं। मतलब अगर आप डिप्लोमेटिक सक्सेसेस की बात करें और सफारती महाज पे अगर बात करें तो पाकिस्तान को अल्हम्दुलिल्लाह इतनी कामयाबी मिली है। सिक्योरिटी फ्रंट पे अगर बात करें इतनी कामयाबी मिली, लेकिन उसको ट्रांसलेट करना इनटू एक्शनेबल टर्म्स और जो हमें डिप्लोमेटिक सक्सेसेस हैं, जो कामयाबियां हैं सफारती महाज पे, वो फिर इकोनॉमिक या माशी महाज पे उसको ट्रांसलेट करना या उसको आगे लेके जाना, उसके लिए बहुत कम टाइम है। ये जो अभी हालिया ईरान अमेरिका की जंग थी, इसमें हमने सालसी का किरदार अदा किया, उसमें पाकिस्तान की तारीफ हुई, पाकिस्तान की वाह हुई और बसीयत पाकिस्तानी हम सबका सर फख्र से बुलंद हुआ। लेकिन शहजाद साहब, उसको इकोनॉमिक टर्म्स में जो है ट्रांसलेट करना, उसमें अगर कोई इशू आ रहा है तो हमें बसीयत सियासतदान उन पॉलिसीज़ पे काम करने की ज़रूरत है। और वाक़तन जो है सियासतदानों के साथ साथ फिर ब्यूरोक्रेसी और सिविल सर्वेंट्स पे भी काम करने की सवाल तो ये करना पड़ेगा। ब्यूरोक्रेसी की बार बार बात कर रहे हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ गवर्नेंस में फेल हुई, उसकी एक वजह ये भी बताते हैं कि ब्यूरोक्रेसी को मैनेज नहीं कर पाए, उसके मुताबिक ब्यूरोक्रेसी ने रिस्पॉन्ड नहीं किया। तो अगर आप भी यही बताएंगे तो फिर सवाल ही उठता है कि कल जो सारी तकरीर थी वो वाकई एक सिस्टम की तब्दीली के बारे में है या फिर बार बार एक जवाब दिया जाता है परफॉर्म फेलियर्स का। जैसे पहले आप लोग कहते थे कि जब आप हुकूमत में आए, पीडीएम बनी, उस वक्त आप कहते थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ रहती अगर मजीद हुकूमत में तो मुल्क तबाह हो जाता। फिर आप लोगों ने कहा देखें इमरान खान अगर जेल से बाहर आ गया ना तो इस्तेकाम नहीं रहेगा, तरक्की नहीं होगी। फिर आप लोगों ने कहा तरक्की की राह में रुकावट है, असल में ये अदालतें हैं, इसलिए 26वीं 27वीं तरमीम आई। अब आप कह रहे हैं नहीं, तरक्की की राह में असल रुकावट जो है वो ये सिस्टम है। मतलब आप जवाब बताते रहते हैं, आपने तो परफॉर्म करना है, 2.5-3 साल बाद बताना है ये परफॉर्मेंस है हमारी। नहीं, हम बिल्कुल जो बीमारी है उसको असेस भी करते हैं और फिर उसके लिए काम भी करते हैं। और यहाँ पे जो इश्यूज़ हैं उनको एड्रेस करने के हवाले से मैं बताऊँ, और बिल्कुल इसमें कोई ऐसी बात नहीं कि सिस्टम की शॉर्ट कमिंग्स या सिस्टम्स की जो बीच में बेहतरियाँ हो सकती हैं, वो बिल्कुल उसके लिए काम करने की ज़रूरत है। और इसीलिए मैं बार बार आप फिर कहेंगे कि ब्यूरोक्रेसी का कह रहे हैं, क्योंकि हुकूमत और सियासतदान पॉलिसी दे सकता है, वो पॉलिसी पे काम करता है, और एग्जीक्यूशन तो एंड सर्विस डिलीवरी को किसने बेहतर बनाना है। मिसाल के तौर पे आप पुलिस की बात करें, आप नादरा की बात करें, आप पासपोर्ट की बात करें, आप दीगर जो आपके एडमिनिस्ट्रेशन है उसकी बात करें, जहां आम शहरी जाता है, जहां आम पाकिस्तानी जाता है, फिर गाली किसको पड़ती है, वो सियासतदान को पड़ती है, तनकीद किस पे होती है, सियासतदान पे होती है। तो हम दोनों को मिलके, और सियासतदान में ये नहीं कह रहा कि कोई बरी ज़िम्मा तो नहीं है, लेकिन उसके साथ साथ हम पॉलिसी दे सकते हैं, हम लेजिस्लेशन पे काम कर सकते हैं, कानून साजी कर सकते हैं। आप मजीद सूबे बना दें, इंतजामी यूनिट्स बना दें तो आपका डीएमजी ग्रुप, आपके ब्यूरोक्रेट्स तो यही रहेंगे, फिर कैसे करेंगे? उसी में ही तो रिफॉर्म्स की जरूरत है। आपके इस सिस्टम की जो रीसेट की बात की जाती है, जो गवर्नेंस को इफेक्टिव बनाने के लिए या उसको मजीद फाल और बेहतर बनाने के लिए, ताकि आप सर्विस जो ओरिएंटेड हों, डिलीवरी ओरिएंटेड हों, आप सर्विस को मजीद जो है बेहतर करें एंड कंज्यूमर के लिए। एंड कंज्यूमर कौन है? वो आपका शहरी है, जो जाता है, जो थाने जाता है, जो ACDC के दफ्तर जाता है, जो दीगर जो है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिशियल्स के पास जाता है। तो सर्विस डिलीवरी तो उनका काम है बेहतर करना,
उसके लिए जो पॉलिसी काम करना है, उसके लिए जो कानून साजी करनी है, या उसके अंदर जो मजीद रिफॉर्म्स लेके आना है, उस पर हमें काम आपकी हुकूमत वाकई इस मामले पे संजीदा है कि मजीद एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स बनने चाहिए, क्योंकि कल तो ये मोहसिन नकवी साहब ने बात की, आज जो डीजी ISPR ने सिक्योरिटी के ऊपर एक ब्रीफिंग दी, उसमें जब उनसे सवाल हुआ कल मोहसिन नकवी साहब के इस राय के ऊपर, तो उन्होंने भी ये कहा कि 54 साल में जो पाकिस्तान की आबादी है वो 4 गुना बढ़ चुकी है, और उन्होंने कहा लेकिन सूबे 4 ही हैं, तो अगर हमें गवर्नेंस बेहतर करनी है तो हमें इस तरफ देखना पड़ेगा। उन्होंने कहा जाती राय हो सकती है मोहसिन नकवी साहब की, लेकिन उन्होंने अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू दिया कि आबादी इतनी बढ़ गई है और 4 ही सूबे हैं, तो अगर गवर्नेंस बेहतर करनी है, जो कि करनी है, तो वो ये एक तरीका उसका हो सकता है। तो आपकी हुकूमत संजीदा है इस मामले पे कि मजीद सूबे बनने चाहिए, और कैसे आगे बढ़ेंगे इसमें? देखिए, मेरा ज़ाती जो एक व्यू है, हुकूमत का व्यू भी आपको आ जाएगा, लेकिन जो ज़ाती मेरा व्यू है कि बिल्कुल एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स बनने चाहिए, और उसमें ताकि एक सर्विस डिलीवरी को और गवर्नेंस की जो शॉर्टकमिंग्स हैं उनको एड्रेस किया जाए, ताकि चीज़ें मैनेज हों बेहतर तरीके से, एडमिनिस्ट्रेटिवली, गवर्नेंस के हवाले से, इवन पॉलिटिकली। जो है आप देखें कि मिसाल के तौर पे कितने हल्के इतने बड़े हैं, और अगर कोई किसी सूबे के बिल्कुल एंड पे रहता है, राजनपुर की अगर बात कर लें, तो उसके लिए जो है जाहिर बात है कि एक सर्विस डिलीवरी के हवाले से या अपने जो हल्के के लोग हैं उनके हुकूक के लिए 12 करोड़ के तो मुल्क में नहीं है यूरोप में। मैं ये समझता हूँ कि शहजाद साहब, इसमें जो एक कॉन्वर्सेशन शुरू हुई है कल से, उसमें बेहतरी इस तरह आ सकती है, और ताकि सारी सियासी जमातें बैठें, उसके साथ सिविल सोसाइटी बैठे, उसके साथ जो स्टेक होल्डर्स हैं वो बैठें, और ये एक कॉन्वर्सेशन हो, और कॉन्वर्सेशन खाली बैठ के बातचीत ना हो, डिस्कोर्स ना हो, उसमें एक्शनेबल पॉइंट्स हों कि भाई हम बसीरत सियासतदान या सियासी जमातें हमें किन चीज़ों को एड्रेस करना है गवर्नेंस को इफेक्टिव और बेहतर करने के लिए, और जो शॉर्ट कमिंग्स हैं उनको किस तरह जो है गैप्स जो हैं हम ब्रिज कर सकते हैं, और किस पॉलिसी पे काम करना है। और आवाम की आरा, जो मैंने पहले आपको कहा कि असल जो इफेक्ट होती है और असल जो इशू है वो तो सर्विस डिलीवरी और गवर्नेंस का, वो आवाम पे भी बहुत असर आता है। तो मैं उनका भी सवाल इसलिए कर रहा था कितने संजीदा है, क्योंकि बजट से पहले इसी किस्म की बातें शुरू हो गई थी, और ये भी कहा गया कि शायद कराची गवादर को फेडरेटिंग यूनिट बना दें, मजीद सूबे बना दें, लेकिन एंड में हमने देखा कि तब्दीली क्या हुई कि जो प्रोविंशियल शहर था वो उन्होंने कुछ कम करके वफाक को पैसे दे दिया। तो इसीलिए आप कितना संजीदा है आप, और कैसे करेंगे, ये इंपॉर्टेंट सवाल है। पीपल्स पार्टी तो आपको पता है इसमें तैयार ही नहीं होगी। या तो आप ये कहें कि ठीक है हम पंजाब से शुरू करेंगे और पंजाब में हम मजीद यूनिट बना देते हैं, लेकिन क्या मरियम साहब इस पर राजी होंगी? कल तलाल चौधरी साहब ने तो कहा है कि एक ही सूबा है जो डिलीवर कर रहा है, तो उसको तो आप छेड़ ही नहीं सकते। जो बाकी सूबे हैं वो वीक परफॉर्मेंस शो कर रहे हैं, तो वहां से शुरू करें, उन्होंने तो कह दिया है कैटेगोरिकली कल। नहीं, देखिए, एक सूबा वाकई काम कर रहा है और उसमें कोई दो राय नहीं है। ये सारे इस चीज़ को मानते हैं कि एक सूबा कंपैरेटिवली बाकी सब सूबों के अगर कंपैरिजन किया जाए तो वो अच्छा परफॉर्म कर रहा है, वो अच्छे इनिशिएटिव्स ले रहा है, वो वाकईतन उन पॉलिसीज पे काम कर रहा है, वो ऐसी चीज़ों पे लेकिन काम आपने कर यहाँ रहा पे है जो दूसरे आवाम सूबे से कंपेयर नहीं करना, आपने कंपेयर करना है कि क्या जो तवज्जो लाहौर पे है, क्या राजनपुर पे उतनी ही तवज्जो है या नहीं है, ये मसला है। असल पॉइंट ये है, और इस पे बिल्कुल तवज्जो पूरे पंजाब पे है, जो पंजाब के दूर दराज एरियाज हैं हो नहीं सकती ना। लेकिन उसमें इसीलिए देखें, इसीलिए आपको बेहतर जो मैनेजमेंट है एडमिनिस्ट्रेटिवली, एडमिनिस्ट्रेशन की को बेहतर करने के लिए और गवर्नेंस को बेहतर करने के लिए आपको वाकईतन और अक्रॉस द बोर्ड, मतलब कोई पॉलिटिकल पार्टी के हवाले से मैं बात नहीं करूंगा, मैं बात करूंगा अक्रॉस द बोर्ड और अक्रॉस कंट्री के, और ये मुख्तलिफ ममालिक में आप देखें, आप भारत में देखें, आप अमेरिका में देखें, वहाँ की जो स्टेट्स हैं, मतलब कितना ही आप इफेक्टिवली उनको गवर्न कर सकते हैं, किस तरह आप इंश्योर कर सकते हैं कि वो एक बेस्ट पॉसिबल आपका जो पीपल्स पार्टी को कैसे बनाएंगे ये बताएं ना। इस पर आपके मेन इत्तेहादी हैं जी। एज ऑफ नाउ जो हमारी आइन है उसमें तो कहता है कि आपको सूबे से और वफाक से 2/3 मेजोरिटी चाहिए, जो पीपल्स पार्टी के बगैर नहीं है। अगर आप आइन में तरमीम लाते हैं तो उसके लिए भी पीपल्स पार्टी चाहिए, तो कैसे करेंगे? पीपल्स पार्टी को कैसे कर सकते थे? देखें, इसमें खाली पीपल्स पार्टी नहीं है, दीगर इत्तेहादी जमातें भी हैं, MQM भी है, इसमें IPP भी है, इसमें दीगर और जमातें भी हैं, जो PMLQ है। अब ये तमाम जमातें जो हैं मिल के एक बातचीत होगी, और पीपल्स पार्टी भी आई एम श्योर के बातचीत के लिए कम से कम उसमें तो कोई आड़ नहीं होनी चाहिए किसी को। पहल करेंगे पंजाब से उनको कन्विंस करने के मेरे ख्याल से पूरे मुल्क से पहल होनी चाहिए। पंजाब खाली मरियम साहब क्यों नहीं बात करती इसमें? मरियम साहब आगे स्टेटमेंट दें कि हम पंजाब में मजीद यूनिट्स बनाने के लिए तैयार हैं। जनरली हमें बसीयतें, देखिए, लसानी बुनियादों पे या सूबे की सुबाइयत की ऊपर जो है कोई सियासत नहीं करनी चाहिए। अभी टाइम है, वी हैव टू बी पाकिस्तानीज फर्स्ट। पहले हमें पाकिस्तानी होके सोचना है और अपने मुल्क की बेहतरी के लिए बात करनी है। बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब जो ऑब्वियसली कैंपेन कर रहे हैं कश्मीर में, वो तो आपकी लेजिटिमेसी पे सवाल उठा रहे हैं ना। उस दिन उन्होंने कहा कि मुझे भी ऑफर किया गया था 2.5 साल के लिए हुकूमत शेयर कर लेते हैं, मैंने कहा ये लेजिटिमेट है ही नहीं, इनसे कैसे हुकूमत शेयर की जाए। तो वो तो आपकी लेजिटिमेसी पे सवाल उठाते हैं, वो आपको फॉर्म 47 और किराए की हुकूमत कहते हैं।
तो वो कैसे कन्विंस होंगे कि किराए की हुकूमत जो है वो इस मुल्क में मजीद एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट बनाए? इसी किराए की हुकूमत के साथ उन्होंने 26वीं और 27वीं आईनी तरमीम भी की और उसमें वोट भी डाला। बात यह है कि मैं वाज़ेह तौर पे आपको बताऊं, जो ये ताने दिए जा रहे हैं, जैसी बात होगी वैसा जवाब होगा, और बिल्कुल हमारी लीडरशिप ने जवाब दिया, हम सब ने जवाब दिया, पहल उन्होंने की। मैं अभी राइट नाउ एब्सटेन करूंगा इसके ऊपर किसी भी किस्म की बात या स्टेटमेंट देने से। मैं लेकिन ये ज़रूर कहूँगा कि अगर इतनी ही बुरी है वफाकी हुकूमत और जिसकी बेनिफिट सारे रीप किए गए की कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशंस पे, बाकी दीगर जो गवर्नर्स देख लें, डिप्टी स्पीकर देख लें, सदर पाकिस्तान, तो ये फिर हमें ताना तो ना दिया जाए कि हम इलेजिटिमेट हैं। हमारे साथ आप हुकूमत में बैठे हैं, हाँ आप वफाकी काबीना में नहीं हैं, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी भी उतनी ही है, और दीगर भी जो इत्तेहादी जमातें हैं जो काबीना में हैं या नहीं हैं, उनकी भी उतनी ही जिम्मेदारी है। तो पाकिस्तानी अवाम की या कौम की आंखों में धूल नहीं झोंकी जा आपकी सकती। हुकूमत को क्योंकि वन पेज है तो एक मजबूत हुकूमत तस्वर किया जा रहा है, लेकिन अब अंदर से आवाज़ उठ रही है। जैसे आपने कहा पीपल्स पार्टी है आपके साथ ट्रेजरी पे, लेकिन तनकीद आपकी लेजिटिमेसी पे कर रहे हैं। अभी आपने सुना होगा अलीम खान साहब ने कुछ जो बयान दिए थे कश्मीर के इलेक्शन के हवाले से, तो उन्होंने कहा ये बार बार आजमाई हुई हुकूमतें कुछ काम नहीं किया, उनको दफा करें। कल जिस पे फिर ख्वाजा आसिफ साहब ने कहा कि आप जरा गैरत दिखाएं और इस्तीफा दें। भाई आपके काबीना के वजीर हैं, वो तो नहीं शामिल हुए काबीना में, शहबाज शरीफ साहब ने किया है। अगर इतना ही बुरा लग रहा है उनका बयान, वो भी ऑब्वियसली सियासत कर रहे हैं, वहां पे इलेक्शन लड़ रहे हैं, तो आप काबीना से बाहर करें उनको। आपके सीनियर वजीर कहते हैं कि नहीं ये इस्तीफा दें, शहबाज शरीफ साहब निकालें अगर उनको एतराज है कि उनका अपना काबीना का एक मिनिस्टर उनकी जमात पे, उनकी हुकूमत पे सवाल उठा रहा है। तो देखें, जब कोalition गवर्नमेंट होती है, इत्तेहादियों की हुकूमत होती है, तो उसमें ये छोटी मोटी खींचातानी लगी रहती है, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। हाँ, वो अलग पार्टी से हैं, हम अलग पार्टी से हैं। अब ज़ाहिरी बात है कि पार्टीज़ की आइडियोलॉजीज़ तो नहीं मिल सकती या ना मिलती हैं, इसीलिए ये थोड़े बहुत इश्यूज़ आते रहते हैं। लेकिन वो कहते हैं ना, दिस टू शैल पास, और अपनी जो है उन्होंने कैंपेन करनी है, हम अपनी कैंपेन कर रहे हैं, तो ज़ाहिरी बात है ये मामला पीपल्स पार्टी के साथ भी इस इलेक्शन के बाद मामला सॉर्ट आउट हो जाएंगे। कोई ऐसी पोजीशन में नहीं है पीपल्स पार्टी, जैसे बिलावल साहब कह रहे हैं ना, उल्टी गिनती शुरू हो जाएगी अगर दांधी की। तो नहीं, मैं समझता हूँ कि क्योंकि वो जमहूरियत की खातिर हमारे साथ हैं और जमहूरियत की खातिर ही वो हमारे साथ इस फेल्ड सिस्टम की खातिर आपके साथ है। नहीं, वो जमहूरियत की खातिर हमारे साथ और फेल्ड सिस्टम है ना, सिस्टम के अंदर शॉर्टकमिंग्स हैं, सिस्टम में फेलियर्स हैं, और बिल्कुल उनको एड्रेस होना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया। बैरिस्टर मलिक हमारे साथ मौजूद थे। प्रोग्राम में ब्रेक शामिल करेंगे, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मौकिफ लेंगे। सेवदास। वेलकम बैक नाजरीन। ब्रेक में जाने से पहले हमारे साथ मौजूद थे बैरिस्टर अकील मलिक, नून लीग का मौकिफ दे रहे थे। पीपल्स पार्टी क्या समझती है कि क्या वाकई सिस्टम फेल हो चुका है और नए इंतजामी यूनिट्स बनाकर इस सिस्टम को दोबारा रीसेट किया जा सकता है? इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं मेयर कराची और बिलावल भुट्टो जरदारी के तर्जुमान मुर्तज़ा वहाब। मुर्तज़ा साहब, बहुत बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। कल आपने सुना होगा वफाकी वजीर मोहसिन नकवी साहब का एक बयान, जिसमें उन्होंने कहा है कि जो सिस्टम है ये मुकम्मल तौर पर फेल हो चुका है और जो मसाइल इस वक्त हैं उनको आप 10 साल में भी हल नहीं कर सकेंगे। 10 साल बाद भी यही शिकायतें होंगी, यही मसाइल होंगे। इसलिए जरूरत इस बात की है कि सिस्टम को रीसेट किया जाए, और जो तजवीज़ उन्होंने सामने रखी वो ये है कि मुल्क में मजीद इंतजामी यूनिट्स बनाने की ज़रूरत है। आप उनको सूबों का नाम दें, इंतजामी यूनिट्स का नाम दें, लेकिन तमाम सियासी जमातों को मिल बैठकर उस पर गौर करने की ज़रूरत है। आप क्या समझते हैं कि क्या वाकई सिस्टम फेल हो चुका है और यही तरीका है सिस्टम को बेहतर करने का? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, अगर एक आम आदमी के पर्सपेक्टिव से आप देखें तो बिल्कुल जो मुश्किलात हैं, परेशानियां हैं, जो इकोनॉमिक इस वक्त मिजरी है लोगों की, उसके ऊपर लोगों के अंदर डिससेटिस्फैक्शन नज़र आती है। लेकिन उस डिससेटिस्फैक्शन से निकालने के लिए जो मशावरत करने की ज़रूरत है, जो गुफ्तगू करने की ज़रूरत है, जो आइन को फॉलो करने की ज़रूरत है, उस आइन के दायरे कार में रहते हुए मसाइल का हल तलाश करने की ज़रूरत है, उसके ऊपर अनफॉर्चुनेटली कोई गुफ्तगू नहीं करता। मेरे ख़्याल में इसमें कोई दूसरी राय नहीं होगी। हर सियासी जमात ये चाहेगी कि निज़ाम को बेहतर होना चाहिए, पीपल ड्रिवन होना चाहिए, पीपल सेंट्रिक होना चाहिए, आवाम के जो मसाइल हैं उसको हल करना शुड बी द प्रायोरिटी। बट अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ गुफ्तगू जो है वो उन इशूज़ के ऊपर नहीं होती, हम किसी और तरफ निकल जाते हैं। और यही बुनियादी तौर पर हमारा मसला है कि एटलीस्ट हम इंस्टेड ऑफ आइडेंटिफाइंग द इशू, हमें सॉल्यूशंस के ऊपर फोकस करना चाहिए। और सॉल्यूशन जो है वो अगेन पार्लियामान के ज़रिए, पॉलिटिकल डिलिब्रेशन के ज़रिए, कॉन्फ्रेंसेस के ज़रिए निकलेगा, जब लोग साथ बैठकर बात करने को तैयार होंगे और एक दूसरे के पॉइंट ऑफ व्यू को टॉलरेट करने को तैयार होंगे। तो मुर्तज़ा साहब, अगर हुकूमत अपने 2.5 साल के बाद ये कह रही हल नहीं हो रहे और अगले 10 साल भी मसाइल नहीं हल होंगे इस तरीके से, आपको क्या लगता है, वैसे आपकी असेसमेंट क्या है? ये हुकूमत का फेलियर कहा जाए या वाकई सिस्टम का फेलियर है और उसको तब्दील करने की जरूरत है? देखें, ये तो एक चार्ज शीट आप समझ लें, आप अपनी गवर्नमेंट के हवाले से कर रहे हैं।
मैं समझता हूँ चीज़ों को हमेशा सयाक़ व सबाक़ को समझकर गुफ्तगू करने की ज़रूरत है। वज़ीर दाखिला का ये स्टेटमेंट कहना कि ये निज़ाम डिलीवर नहीं कर रहा, इसमें तो आप ये एग्री कर सकते हैं कि एक ऐसा निज़ाम है जहाँ पे एक आम आदमी को जो मसाइल दरपेश हैं, जो मुश्किलात हैं, वो शायद हल नहीं हो पा रही, और इसका आसान तरीक़ेकार ये कम से कम वो इंट्रोस्पेक्ट करें, वो देखें उनकी वफाकी हुकूमत में क्या हो रहा है, उनकी वफाकी काबीना में क्या हो रहा है। उन्होंने बताया कि लैपटॉप बाँटने से मसाइल हल नहीं होंगे। ये बात सही है कि आप लैपटॉप तो बाँट दें, लेकिन जब तक अपने नौजवान को आप मोटिवेट नहीं करेंगे, एक मेरिट ड्रिवन सिस्टम को नहीं लेकर आएँगे, तब तक ये मुश्किलात होंगी। लेकिन अगेन एज़ आई सेड कि इस मामले को हल करने के लिए जिनको ये फैसला करना है वो हुकूमत है। इट स्टार्ट्स फ्रॉम द गवर्नमेंट इटसेल्फ। और मोहसिन साहब जो हैं इस बात को बिल्कुल वफाकी काबीना के सामने रखें, डिलिबरेट करें, पार्लियामान मौजूद है, गुफ्तगू होनी चाहिए, उसके ऊपर खुल के जी गुफ्तगू की जाए कि खामियां क्या हैं, उनको एड्रेस कैसे किया जा सकता है। जी, उन्होंने कहा कि बिल्कुल इस पे तमाम सियासी जमातों को बात करनी चाहिए, और उनके इस बयान के बाद ख्वाजा आसिफ साहब सीनियर वजीर भी हैं और हुकूमती रहनुमा भी हैं, उन्होंने भी कहा कि बिल्कुल इंडोर्स किया कि इस बात की ज़रूरत है कि मजीद इंतजामी यूनिट्स बनने चाहिए। आज DGI ISPR से जब ये सवाल हुआ तो उन्होंने कहा कि मोहसिन नकवी साहब की बात पे मैं कोई राय नहीं दूंगा, उनकी अपनी ज़ाती राय हो सकती है, लेकिन उन्होंने ये ज़रूर कहा कि 1972 से लेकर पाकिस्तान की जो आबादी है वो 4 गुना बढ़ चुकी है, लेकिन सूबे 4 ही हैं, तो हमें इस पर सोचना ज़रूर पड़ेगा कि हमें अपनी गवर्नेंस बेहतर कैसे करनी, यानी कि वो भी शायद इसी तरफ इशारा कर रहे हैं कि ये एक हल हो सकता है गवर्नेंस बेहतर करने के लिए। अब तलाल चौधरी साहब ने कल शाहजेब खानजादा साहब के प्रोग्राम में बड़ी वाज़ेह तौर पे कहा है कि देखें, मुल्क में एक सूबा है पंजाब जो बेहतर कारकर्दगी दिखा रहा है, तो वहां तो इंतजामी यूनिट्स की बात शुरू नहीं हो सकती। जो बाकी सूबे हैं उनकी परफॉर्मेंस बहुत पीछे है, वहां ज्यादा जरूरत है इंतजामी यूनिट्स की। उन्होंने कराची की मिसाल भी दी, शाहजेब साहब को पूछा कि आप बताएं ना, कराची और लाहौर का मवाजना करें, कौन सा बेहतर है? तो यानी कि वो कह रहे हैं कि आगाज पंजाब से नहीं होगा, सिंध से होगा या बाकी 2 सूबों से होगा। तो देयर यू गो, आपको तलाल चौधरी साहब जो कि मेरे ख्याल में स्टेट मिनिस्टर हैं इंटीरियर के, उन्होंने खुद जवाब दे दिया मोहसिन नकवी साहब के पर्सपेक्टिव के ऊपर। यही प्रॉब्लम है कि हम आपस में पहले गुफ्तगू नहीं करते, उसके बाद अपने पॉइंट ऑफ व्यू को एजिटेट करने की कोशिश करते हैं। देखें, ये जो गुफ्तगू है वो कह सकते हैं कि जी पंजाब सबसे बेहतरीन सूबा है, उनका पॉइंट ऑफ व्यू है। आप PTI से पूछेंगे वो खैबर पख्तूनख्वा की बात करेगी, आप पीपल्स पार्टी से पूछेंगे वो अपने सूबा सिंध के बारे में बात करेंगे। मैं ये इस गुफ्तगू में जाए बगैर मेरा ये मानना है सिंध तो वाहिद सूबा है जहाँ पे कम से कम इंतजामी यूनिट्स का जो कॉन्सेप्ट है वो क्या है कि डेवोल्यूशन होनी चाहिए, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी होनी चाहिए और 3rd tier ऑफ गवर्नमेंट होनी चाहिए। तो कम से कम सूबा सिंध के अंदर वो लोकल गवर्नमेंट तो मौजूद है। आप उस पर इख्तलाफ कर सकते हैं कितनी इख्तियारात होने चाहिए, कितने और होने चाहिए, लेकिन कम से कम बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने जो पावर है उसको डिवॉल्व तो किया। पंजाब में तो आपको ये चीज़ भी नज़र नहीं आती, इस्लामाबाद में तो आपको ये चीज़ भी नज़र नहीं आती। तो प्रैक्टिस व्हाट यू प्रीच। पंजाब एक्चुअली वाहिद सूबा है पाकिस्तान का जिसके अंदर 2012 में करारदाद पंजाब असेंबली पास कर चुकी है कि साउथ पंजाब भी बनना चाहिए और बहावलपुर भी बनना चाहिए। किसी और सूबे ने इस तरह की करारदाद पास नहीं की। तो बेस्ड ऑन दैट, और उस वक्त शहबाज शरीफ साहब वजीर आला पंजाब थे, तो मेरे ख्याल में पहल पंजाब से कर ली जाए। तो मैं ये समझता हूँ कि हम अनफॉर्चुनेटली हमेशा साहब ये बताएं कि आप जो बात कर रहे हैं कि हमें इस पे बातचीत करनी चाहिए, तो वाकई पीपल्स पार्टी बातचीत के लिए तैयार है, या क्योंकि सिंध को ऑब्वियसली एक जो उसके सकाफत रही है उस वजह से आप उसको एक जज्बाती इशू भी समझते हैं, या आप समझते हैं कि हाँ अगर इंतजामी यूनिट्स पे बात हो रही है, बेशक आप नाम इसको दे दें सेंट्रल सिंध, नॉर्दर्न सिंध, साउथ सिंध, इस तरह करके भी 3 यूनिट बना दें, तो आप बात करने के लिए तैयार हैं या इतना जज्बाती इशू है कि जो आईनी तरीकेकार है उसको फॉलो किया जाए, उस आईनी तरीकेकार को फॉलो कर लें। अब आप ये देखें ना, यही तो वो एरोगेंस है जो तलाल चौधरी साहब ने बयान की कि पंजाब गालिबन 10 करोड़ लोगों का सूबा है, बट वो कहते हैं, मैं तो बार बार ये कहता हूं कि अगर सिंध इतना बुरा है तो सारे पाकिस्तान से लोग क्यों आते हैं। आज भी अगर शहजाद आप मवाजना करें, मैं कराची के मेयर के पर्सपेक्टिव से आपको बताता हूं कि मेरे लिए सबसे बड़ा चैलेंज ये है that I don't know the number of people that I'm catering to, and the reason is that people from all over Pakistan are coming to Karachi on a daily basis, and unfortunately उसके ऊपर हमें इंफ्रास्ट्रक्चर के और बाकी चीज़ों के चैलेंजेस होते हैं। तो उन चैलेंजेस को निमटने के लिए बिलावल साहब ने क्या किया, बिलावल साहब ने कहा ठीक है जी वजीर आला सिंध तो है, बट उसके नीचे हैदराबाद का अपना मेयर होना चाहिए, सक्खर का अपना मेयर होना चाहिए, कराची का अपना मेयर होना चाहिए, लाड़काना का नवाब शाह का अपना मेयर होना चाहिए, और 30 के 30 अजला के अंदर कम से कम हमने लोकल काउंसिल सिस्टम बनाया।
पंजाब जो कि 10 करोड़ लोगों का सूबा है, उसके अंदर आज भी आप देखेंगे, चाहे सुथरा पंजाब हो, चाहे सड़क हो, चाहे मोमबत्ती हो, चाहे लाइट हो, उसके बारे में गुफ्तगू कौन करता है? वो मोहतरम वजीर आला पंजाब करती हैं। तो मैं समझता हूँ जो कॉल ऑफ फेल में तजाद है वो आपको नजर आता है नून लीग के पर्सपेक्टिव से। हुकूमत का एक कॉन्फिडेंस है जिसका इजहार अभी बैरिस्टर मलिक साहब ने हमारे साथ किया। उन्होंने कहा देखें ये हमारी लेजिटिमेसी पे सवाल भी उठाते रहे, लेकिन जब 26वीं 27वीं तरमीम आई तो ये हमारे साथ थे, यानी कि इस मामले पर भी। और अभी आपने देखा बजट से पहले ये मामला था कि प्रोविंस ने अपना शेयर गिव अप करके वफाक को देना था, उस पर भी पीपल्स पार्टी साथ थी। तो उनका एक कॉन्फिडेंस है कि इस मामले पर भी ये हमारे साथ आ जाएंगे, क्योंकि आपको पता है इस तरह के इनिशिएटिव्स ये सिर्फ मोहसिन साहब या वजीर आजम के लेवल पर नहीं होते, ये उससे भी ऊपर से आ रहे होते हैं। देखें शहजाद 26वीं तरमीम 27वीं तरमीम का जब जिक्र करते हैं ना, तो पीपल्स पार्टी नून लीग के साथ नहीं थी। पीपल्स पार्टी अपने पार्टी के मंशूर के साथ थी, और पीपल्स पार्टी का मंशूर था कि इस मुल्क में जुडिशल रिफॉर्म्स होने चाहिए। और हमने 26वीं तरमीम के टाइम पर जब वफाकी हुकूमत का कुछ और पर्सपेक्टिव था, तो हमने उस ज़माने में उनको कायल किया कि जी वफाकी आइनी अदालत बननी चाहिए जिसमें चारों सूबों की इक्वल रिप्रेजेंटेशन हो। वफाकी हुकूमत ने उस वक्त हमारी बात नहीं मानी और सेटलमेंट हुई आइनी बेंचेस के ऊपर। 27वीं तरमीम में वही बिलावल साहब की बात जो कि कॉन्स्टिट्यूशनल कोड के बारे में थी, उससे वफाकी हुकूमत ने अग्री किया। तो पीपल्स पार्टी जो है वो अपने मंशूर को फॉलो करती है, जिसके बेसिस के ऊपर उसने लोगों से वादे किए हैं और लोगों से वोट लिए हैं, और उसी बात को हम हुकूमत के सामने भी आर्टिकुलेट करते हैं। हम हुकूमत का हिस्सा नहीं है। अगर अकील मलिक साहब चूँकि खुद वफाकी वजीर हैं, वो चेक कर सकते हैं कि 26वीं तरमीम में वफाकी हुकूमत क्या करना चाह रही थी और एक्चुअली पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने उनको किन किन पॉइंट्स पे किस तरीके से कायल किया। तो मैं ये समझता हूँ कि उनको शायद सही फैक्ट्स उनके पास है नहीं, इसलिए वो इस तरह की बात कर गए। गुफ्तगू में, इंगेजमेंट में, डिलिब्रेशन में कोई हर्ज नहीं है, लेकिन देखें एट द एंड ऑफ द डे इसका तरीक़ेकार आईने पाकिस्तान में दर्ज है। उस आईने पाकिस्तान में जो लिखा है उसको फॉलो करें, तभी अवाम के मसाइल अच्छा मुर्तज़ा साहब, आप कह रहे हैं कि हम हुकूमत का हिस्सा नहीं है, आप काबीना का हिस्सा नहीं है, लेकिन ट्रेजरी बेंचेस पे तो आप बैठे हुए हैं। और इसीलिए जब मैंने उनसे कहा कि बिलावल साहब आपकी नून लीग की लेजिटिमेसी पर बाबा सवाल उठाते हैं, तो उन्होंने कहा कि देखें वो हमें वोट भी देते हैं चाहे तरमीम हो, जो कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन है उसमें भी नून लीग के वोट उन्होंने लिए। मिसाल के तौर पे सदर मुमलिकत सदर नहीं बन सकते थे अगर नून लीग के वोट ना हो। तो ये सवाल, क्योंकि आप तर्जुमान है बिलावल साहब के, अब अगर आप समझते हैं कि ये हुकूमत लेजिटिमेट नहीं है, जाली है, फॉर्म 47 के हैं, तो द लीस्ट यू कैन डू इज कि आप ऑपोजिशन बेंचेस पे बैठे, लेकिन आप ट्रेजरी बेंचेस पे हैं क्योंकि आपको भी सपोर्ट चाहिए, आपको आईनी ओहदे चाहिए जो आपको मिले हुए। तो फिर उनका गिला तो ठीक है ना कि आप हमें जाली हुकूमत कहें, 47 हुकूमत कहें, लेकिन आप ओहदे भी लेते हैं, हमारे वोट भी लेते हैं। नहीं देखिए, अगेन उन आईनी ओहदों का ट्रेजरी बेंचेस से कोई लेना देना नहीं है। आज अगर पीपल्स पार्टी ऑपोजिशन बेंचेस पर बैठती है, एक मिनट तो नून लीग की हुकूमत वजीर आजम पाकिस्तान 2022 में भी पीपल्स पार्टी के वोटों से बनी थी, 2024 के अंदर भी पीपल्स पार्टी ने सपोर्ट किया, लेकिन पीपल्स पार्टी ने इन प्रिंसिपल ये कहा कि हम वफाकी हुकूमत का हिस्सा नहीं बनेंगे, बिकॉज हमारे मंशूर में और नून लीग के मंशूर में डिफरेंस है। और वो डिफरेंस आपको नजर आ रहा है कि गिलगित बल्तिस्तान में हमारा पर्सपेक्टिव क्या है, उनका पर्सपेक्टिव क्या है, अभी आज़ाद कश्मीर में उनका पर्सपेक्टिव क्या है, हमारा पर्सपेक्टिव क्या है। तो हम तो डेमोक्रेटिक नॉर्म्स में बिलीव करते हैं, इंगेजमेंट में बिलीव करते हैं। हम कभी भी ये सोच कर आगे नहीं बढ़े कि हम नून लीग से इस बात में अपना फायदा लेंगे। आज बड़ा आसान था, बिलावल साहब वफाकी हुकूमत का हिस्सा हो सकते थे, हमारे वफाकी वुज़रा हो सकते थे। वो कहते हैं अगर हम बहुत सारे इश्यूज के ऊपर, हम फॉर्म 47 से आए हैं, जाली है, तो हमारा वोट ना लेना सदर बनने के लिए। फिर नहीं, सारे नहीं है शायद, आपको भी पता है कि सूरत हाल क्या है, जितने हैं उससे भी सदर बनना मुश्किल हो जाता। आप उनको बोलें अगर उनको सदर पसंद नहीं है तो प्रोसेस स्टार्ट कर लें। अगर उनके अंदर इतनी मॉरल और लीगल नंबर्स उनके पास हैं कि वो प्रोसेस स्टार्ट कर लें। जिस दिन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ऑपोजिशन बेंचेस पर बैठेंगे तो मैं समझता हूँ उनके लिए वफाकी हुकूमत को चलाना फिर आसान नहीं होगा। तो अगर वो चाहते हैं उनके वजीर आजम के लिए मुश्किलात और क्रिएट हों तो और क्रिएट कर लें बैरिस्टर अकील मलिक साहब। बहुत बहुत शुक्रिया मुर्तज़ा वहाब साहब हमारे साथ मौजूद थे। प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल कर बात करेंगे इसके बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कल कहा है कि ये सिस्टम फेल हो चुका है, 10 साल भी मसाइल हल नहीं होंगे अगर सिस्टम को दोबारा रीसेट नहीं किया जाएगा। और इस पर नून लीग और पीपल्स पार्टी जो इंतजामी यूनिट्स बनाने वाला मामला है उस पर आमने सामने है। इस पर हम तजिया हासिल करेंगे और उसके लिए हमें ज्वाइन किया है सीनियर साफ़ी और तजियाकार फ़ाद हुसैन है।
फात साहब, बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। अभी चंद रोज पहले आपने एक आर्टिकल लिखा, हुकूमत की कारकर्दगी पे आपने सवाल उठाया और आपने कहा जब 1 पेज है, जुडिशरी से किसी किस्म का चैलेंज नहीं है, ऑपोजिशन और मीडिया भी इस हुकूमत के लिए बड़ा चैलेंज नहीं है, तो फिर क्या वजह है कि हुकूमत कारकर्दगी नहीं दिखा पा रही, अवामी मसाइल हल नहीं कर पा रही है? तो क्या कल आपको इसका जवाब मिल गया कि मसला ये है कि जो सिस्टम है वही फेल हो चुका है, तो फिर इसमें वजीर आजम 12 घंटे काम करें, हर कोई काम करे, क्या फर्क पड़ेगा? देखिए, ये जो डिबेट चल रही है कि पाकिस्तान में जो बुनियादी तब्दीलियाँ होनी हैं या बुनियादी इस्लाहात आनी हैं, वो क्यों नहीं आ पा रही, उसके पीछे मुख्तलिफ जो है वो वजूहात दी जाती हैं और तर्जीह पेश किए जाते हैं। उसमें से एक जो बड़ा ही अरसे से ये बात चल रही है कि जी हमारे यहाँ तरक्की इसलिए नहीं हो रही क्योंकि निज़ाम ठीक नहीं है। दूसरी तरफ उसका आर्ग्यूमेंट शहजाद ये है कि नहीं जी, निज़ाम तो ठीक है लेकिन निज़ाम को चलाने वाले हैं वो ठीक फैसले नहीं कर पा रहे क्योंकि उनके अपने जो सियासी मफादात हैं वो सामने आ जाते हैं, उसकी वजह से वो नहीं किया जाता। अब जाहिर बात है दोनों तरफ की जो आर्ग्यूमेंट्स हैं वो हमें सुनने को मिलते हैं। कल जो जो दलील पेश की गई है मोहसिन नकवी साहब की तरफ से, वो इसलिए इम्पोर्टेंट हो गई है क्योंकि वो कोई तज्जियाकार तो है नहीं, वो जब बात करेंगे तो ऑब्वियसली उसको सीरियसली लेना पड़ेगा। तो अब लगता यूं है कि जो एक सिटिंग मिनिस्टर जो है वो उस जिस निज़ाम का वो हिस्सा है उसके बारे में वो ये कह रहे हैं कि जी ये निज़ाम जो है वो काम नहीं कर रहा। सो ऑब्वियसली इसमें फिर हमें कम से कम ये तो रीड करना पड़ेगा कि इस निज़ाम की जो आर्ग्यूमेंट है कि जी निज़ाम इज द प्रॉब्लम, वो अब ज्यादा डोमिनेंट हो गया है। उसके नतीजे में क्या होगा, आई थिंक वी हैव टू वेट एंड सी। नहीं, लेकिन इसमें ये बताइए कि पहले हुकूमत कहती थी प्रॉब्लम है इमरान खान, वो जेल में, फिर वो कहा जाता था रुकावट जो है वो अदलिया है, 26वीं 27वीं तरमीम में आ गई, अब 2.5 साल बाद ये कह रहे हैं नहीं ये सिस्टम ही हमें अच्छा नहीं मिला, तो हम क्या कर सकते हैं इसमें? मेरे ख्याल में देखिए, ऑलवेज इट्स नॉट ब्लैक एंड व्हाइट, हमें दोनों तरफ देखना पड़ेगा। मिसाल के तौर पर जो निजाम का आर्ग्यूमेंट है उसमें लोकल बॉडीज सबसे बड़ी जो है वो इशू है। अब मुझे बताएं कि कोई ऐसा शख्स है पाकिस्तान में जी शऊर शख्स जो ये नहीं कहेगा कि नहीं जी लोकल बॉडीज जो है वो तगड़ी होनी चाहिए, एम्पावर्ड होनी चाहिए, एम्पावर्ड एडमिनिस्ट्रेटिवली भी और फाइनेंशियली भी। अच्छा, आप आम आदमी को तो छोड़ें, सुप्रीम कोर्ट ने खुद ये जो फैसला दिया है कि जी आपको इस तरह की लोकल बॉडीज करना जरूरी है, लेकिन वो नहीं हो रही। साल गुजर गए, हुकूमतें आईन चली गई, वो नहीं हो पा रहा। अब अगर निजाम में तब्दीली लोकल बॉडीज को बेहतर करना है तो लोग कहेंगे जी बिल्कुल दुरुस्त है, लेकिन दूसरी तरफ इस निजाम के अंदर रहते हुए बहुत सारे ऐसे फैसले जो हो जाने चाहिए थे वो नहीं हो रहे। उसमें निजाम का कसूर तो नहीं है, उसमें तो फैसला साधों का कसूर है। तो आई थिंक इट्स अ बिट ऑफ बोथ। देखना ये होगा कि कौन सा आर्ग्यूमेंट हावी होता है, और इस वक्त मुझे लग रहा है कि निजाम की तब्दीली जो है वो हावी हो रहा है। लेकिन उसमें जो बड़ा सवाल है वो ये कि जब आप निजाम की तब्दीली की बात करते हैं तो क्या आप हुकूमत की तब्दीली की बात कर रहे हैं या आप एडमिनिस्ट्रेटिव और गवर्नेंस स्ट्रक्चर की तब्दीली की बात कर रहे हैं? ये दो अलग चीजें हैं। मेरे ख्याल में दिस विल रियली डिसाइड कि मामला किधर जा रहा है। उन्होंने वाज़ेह तो किया, उन्होंने जैसे कहा जब साफियों से बात की तो ज़्यादा वाज़ेह तौर पे कहा कि फील्ड मार्शल जो CDF है वो तो अपने तौर पे सब कुछ करके दे रहे हैं, आपको अपॉर्चुनिटीज़ प्लेट में ला के दे रहे हैं, अब सियासी क़यादत का काम है कि वो काम करें और इंतजामी यूनिट्स बनाए, तो ये एक मसला हो सकता है। लेकिन आपने जो बात की बड़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए, जो इस रूलिंग एलीट के बस में है, मुख्तलिफ जमातों के हक जो बस में है वो तो करें ना। मिसाल के तौर पे कौन सा निज़ाम इनको रोकता है कि आप ज़राअत से टैक्स इकट्ठा करें? आप रिटेलर्स, ताजरों से आप टैक्स इकट्ठा नहीं कर सकते, वो सड़कों पे आ जाते हैं, आप पीछे हट जाते हैं। मतलब कौन आपको ये रोकता है कि आप जो है वो लोकल गवर्नमेंट सिस्टम जो कि आइन में लिखा हुआ है उसमें तो कोई तब्दीली की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर बनता भी है तो बड़ा ही एक कमजोर सा सिस्टम होता है ताकि पावर जो है वो सेंट्रलाइज रहे सूबों के पास, चीफ मिनिस्टर के पास। ये काम तो बहुत सारे और मैं मिसालें दे सकता हूँ, ये तो खुद ही किया जा सकता है ना, इसमें क्या जरूरत है डिलीवरी सिस्टम बदलने की? देखिए, ये बात आपकी बिल्कुल दुरुस्त है, और उसका जो एक बेसिक फंडामेंटल आर्ग्यूमेंट है वो जो शुरू में आपने जिक्र किया कि ये वो इस्लाहात हैं जिनके बारे में हमेशा कहा जाता था कि जी ये सियासी तौर पर बड़े मुश्किल फैसले हैं, और जो जिस भी जमात ने करने होते हैं वो 100 बार सोचती है कि जी मुझे इससे सियासी तौर पर कितना नुकसान हो जाएगा, तो लोग नहीं करते। लेकिन इस वक्त जो माहौल बना हुआ है उसमें जितनी स्पेस अवेलेबल है इस तरह के फैसले करने के लिए वो पहले तो कभी नहीं थी। तो अगर ये सियासी गवर्नमेंट आज भी ये फैसले नहीं करेगी तो फिर मेरे ख्याल में कोई सियासी गवर्नमेंट नहीं कर सकती। तो आई थिंक ये वो एक पॉइंट आ रहा है जिसके नतीजे में अब निजाम के अंदर एक बुनियादी तब्दीलियां करने का जो है वो जिक्र हो रहा है। विच इज़ ट्रू। जाहिर सी बात है ये हुकूमत जो है मजबूत हुकूमत तस्वुर की जाती है 1 पेज की वजह से, तो आपको लगता है कि जो बाकी जमातें हैं
खास तौर पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जिसकी सिंध में हुकूमत है, केपी में पीटीआई की हुकूमत है, क्या उनको ऑन बोर्ड लाया जा सकता है? क्योंकि देखें, अगर आपने मजीद यूनिट्स बनाने हैं तो उसमें आइन में तरीके का दर्ज है जिसके लिए 2/3 मेजॉरिटी आपको चाहिए फ्रॉम बोथ हाउसेज, कौमी असेंबली से भी और जो सूबे में आप यूनिट्स बनाने जा रहे हैं। और अगर आपको इसको ही तब्दील करना है तो उसके लिए भी आइनी अमेंडमेंट चाहिए होगी, उसके लिए भी 2/3 मेजॉरिटी चाहिए। तो आपको लगता है कि महज एक डिबेट है या वाकई संजीदा है, और फिर कैसे इन पार्टीज को ऑन बोर्ड लाया जाएगा? नहीं, ये बात आपकी दुरुस्त है। देखिए, मेरे ख्याल में अगर आज कोई ये कहे कि जी मैं चुटकी बजाऊं और नए सूबे बन जाएं, तो ऐसा नहीं होगा। हमें ये क्लियरली मालूम है कि जो जमातें इस वक्त मेजर स्टेक होल्डर्स हैं हमारे प्रेजेंट सिस्टम में, वो नए सूबों के हक में नहीं है और वो उस पर एड़ी चोटी का जोर लगा देंगे। इसलिए इस सिस्टम के थ्रू जो प्रोसेस, आईनी प्रोसेस है, उसको इस्तेमाल करते हुए नए सूबे बनाना मुझे तो बड़ा मुश्किल लग रहा है। लेकिन जो लोकल गवर्नमेंट्स हैं वो एक लो हैंगिंग फ्रूट है जी, और उसके ऊपर जो है वो बहुत ज्यादा प्रेशर डाल के कराया जा सकता है, क्योंकि हर कानून में, आइन में हर तरफ वो क्लियर हो चुका है, सिर्फ सियासी कमजोरी की वजह से नहीं हो रहा। बाकी रह गई बात जो 28वीं तरमीम की बार बार जिक्र होता है शहजाद की जी, एक लंबा चौड़ा पैकेज आ रहा है जिसमें बहुत बड़ी बड़ी जो है वो 18वीं तरमीम और NFC और ये सारा कुछ होगा। मेरे ख्याल में वो सारा कुछ एजेंडा पे होगा, उसमें बहस मुबाहिसे का मरकज जरूर होगा। लेकिन इस वक्त मुझे ये लगता है कि जो पहला जो जिसके ऊपर जोर लगेगा ना मामले पे, वो होगा लोकल गवर्नमेंट्स। और उसकी ये भी वजह है कि अगर लोकल गवर्नमेंट्स पे होगा तो उस पे इतनी ज्यादा ऑपोजिशन सियासी तौर पर तो होगी, लेकिन पब्लिकली सब कहेंगे जी करेंगे, जरूर करें। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। तो साफ़ी इफ़ाद हुसैन साहब हमारे साथ मौजूद थे। आज के प्रोग्राम में इतना ही। शो से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।